हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 29 अक्टूबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड स्पेन जो हैं वो अटैक करे हैं इसराइल ने किसके ऊपर? यूएन ट्रूप्स के ऊपर, यूएन सोल्जर्स के ऊपर लेबनान में, उसको क्रिटिसाइज किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंडिया एंड स्पेन कंडेम्ड अटैक्स ऑन UNIFIL, that is United Nations Interim Force in लेबनान। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पे अटैक करा है इसराइल ने। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की फोर्स पे अटैक किया है। इजरायली ऑफेंसिव लिखेंगे, इजरायली ऑफेंसिव मतलब इसराइल ने अटैक किया। यहाँ पर लिख सकते हैं अटैक बाय इसराइल। किसने कंडेम किया है? इंडिया और स्पेन ने। हमको ये नहीं याद रखना, हमको UNIFIL की फुल फॉर्म याद रखनी है और ये याद रखना है इसराइल ने अटैक किया है। ठीक है, उसके बाद जो इंडिया के PM है लिखेंगे PM ऑफ इंडिया एंड स्पेन। स्पेन के PM कौन है? PM ऑफ इंडिया तो हमें पता ही है। स्पेन के PM कौन है? स्पेन के PM जो है, लीडर ऑफ स्पेन इज पेड्रो, कहाँ गए, एक मिनट, हाँ, पेड्रो सेंचेस। पेड्रो सेंचेस, ठीक है ना, पेड्रो सेंचेस है। तो पेड्रो सेंचेस जो है उन्होंने क्या किया, इन दोनों ने मिल करके इनॉग्रेट द फाइनल असेंबली लाइन। इनॉग्रेटेड लिखेंगे, इनॉग्रेटेड द फाइनल असेंबली लाइन फॉर C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो ये असेंबली लाइन कहाँ पर आ रही है? C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की असेंबली लाइन कहाँ पे आई है? वडोदरा में, दैट इज इन गुजरात। ठीक है ना। अब ये किसने सेटअप करी है? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सेटअप बाय टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद एयरबस। एयरबस के साथ। और ये कॉन्ट्रैक्ट कब साइन हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट साइंड इन स्पेन इन 2021। ठीक है ना। उसके बाद फॉर 56 एयरक्राफ्ट, ये इनकी असेंबली लाइन आ रही है 56 एयरक्राफ्ट के लिए। ठीक है ना। ये किसको रिप्लेस करेंगे? रिप्लेस एवरो एयरक्राफ्ट, एवरो एयरक्राफ्ट। ठीक है ना। इन सर्विस विद इंडियन एयरफोर्स, FAL विल मैन्युफैक्चर 40 ऑफ द 56 एयरक्राफ्ट वेल 16 एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पर जो 56 एयरक्राफ्ट हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 40 एयरक्राफ्ट इंडिया में बनेंगे और 16 फ्लाई अवे कंडीशन बोलते हैं उसको, फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे। ठीक है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट। किसका किसके साथ अग्रीमेंट हुआ है? टाटा एडवांस सिस्टम्स का अग्रीमेंट हुआ है किसके साथ? एयरबस के साथ। 2021 में ये स्पेन में अग्रीमेंट साइन हुआ था। 56 एयरक्राफ्ट का है ये अग्रीमेंट। वडोदरा के अंदर ये असेंबली लाइन जो है वो सेट होगी। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद द BJP गवर्नमेंट इन छत्तीसगढ़ ऑन मंडे, ठीक है, अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इंक्रीज अनाउंस्ड इंक्रीज इन reservation for other backward classes, that is OBC, increase in reservation for OBC in local body elections। ठीक है ना। अब यहाँ पे रिजर्वेशन लिमिट was set at 25%, now raised to 50%। मैक्सिमम रेज टू मैक्सिमम 50% हो सकती है
और 50% कर दी है किसके लिए, ओबीसीज के लिए, लोकल बॉडी इलेक्शंस में। व्हाट आर लोकल बॉडी इलेक्शंस? पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड काउंसिल्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड काउंसिल्स। गाइज अगर आपको आवाज सुन रही है तो प्लीज, मैं किसी के घर आई हूँ दिवाली देने अपने रिलेटिव्स के, तो वहीं पे क्लास ले रही हूँ, सो आई एम सॉरी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। The Israeli air strikes on Iran on Saturday opened, तो सैटरडे को एयर स्ट्राइक वापस कर दी है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा, पहले ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, ठीक है ना, और इसराइल ने अब अटैक कर दिया ईरान पे वापस। बट क्वेश्चन उठता है कि ईरान ने इसराइल पे अटैक क्यों किया? ईरान ने इसराइल पे अटैक इसलिए किया क्योंकि इसराइल ने हिजबुल्लाह पे अटैक किया, जो कि लेबनान में है, और जो किसका कौन सी एक्सिस रेजिस्टेंस का पार्ट है। एक्सिस रेजिस्टेंस क्या है? ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। क्योंकि इन्होंने हिजबुल्लाह पे अटैक किया इसलिए ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, क्योंकि ईरान ने इसराइल पे अटैक किया इसलिए इसराइल ने ईरान पे अटैक करा। ठीक है, this is not the first time Israel has carried out an attack inside the Islamic Republic. It has targeted Iran's nuclear program and killed its nuclear scientists. ठीक है, in April Israel Israel attacked an air defense system. तो ये कह रहे हैं कि करते रहते हैं अटैक, US backed है, इसराइल इज US backed। ठीक है ना, ईरान इतना ज्यादा कोई स्ट्रांग नहीं है, इसराइल अगर इसके पीछे पड़ गया तो इसका नहीं बचेगा कुछ भी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अटैक जो था वो अच्छा खासा था, ये सब बताया हुआ है उन्होंने। उसके बाद द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ US प्रेसिडेंशियल एंड कांग्रेसियल इलेक्शंस इन नवंबर 2024 इज एस्टिमेटेड एट अराउंड $16 बिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर for US presidential and congressional elections in November 2024 is estimated to be $16 बिलियन। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू, ये किसने बोला है? अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज CMS। The total various political for general election to Lok Sabha this was around, and ये कह रहे हैं कि सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज क्या कह रही है, लोकसभा इलेक्शंस जो इंडिया में हमने PM चुनने का इलेक्शन करवाया उसके लिए कितना लगा? ₹1 लाख करोड़। ठीक है, इतना एक्सपेंडिचर आया है। तो इसके अंदर लिमिट्स इन इंडिया, तो लिमिटेड है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि कोई भी कितने भी पैसे लगा देगा। तो लिमिट्स इन इंडिया क्या है? तो लिमिट्स इन इंडिया क्या है? इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट्स, लिखेंगे इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट्स कितना है? ₹95 लाख पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन लार्जर स्टेट्स and ₹75 lakh in smaller states। ठीक है ना, 40 फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पर बताया लोकसभा का लिमिट। लोकसभा का क्या है? लोकसभा का लिमिट क्या है? बड़ी स्टेट में पर कॉन्स्टिट्यूएंसी ₹95 लाख। ठीक है, छोटी स्टेट में ₹75 लाख। ये किसका है? PM चुनने के लिए। ठीक है ना, और CM चुनने के लिए लिमिट्स क्या है? ₹28 लाख फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ₹40 लाख लार्जर स्टेट्स के लिए एंड ₹28 लाख स्मॉलर स्टेट्स के लिए। ठीक है ना, तो ये हमारे लिमिट्स है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं।
उसके बाद अंडरस्टैंडिंग यूएस इजराइल रिलेशन, तो यूएस इजराइल रिलेशन कैसा रहा विद इन डेज। अब यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे हैं, October 7 के अटैक की, जो लास्ट ईयर हुआ, जो हमास है उसने किया। दिस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, गाजा पे रूल करती है। इन्होंने किस पे अटैक किया, इसराइल पे अटैक किया, किलिंग एटलीस्ट 1200 पीपल। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ट्रैवल टू इसराइल टू डिक्लेयर सॉलिडेरिटी विद जूइश स्टेट। वो कहते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट ने ट्रैवल किया, उन्होंने कहा कि भाई ये तो अनएडल्ट्रेटेड ईवल है, हमास तो स्टेटेड अमेरिका स्टैंड्स विद इसराइल। सिंस द October 7 अटैक इसराइल हैज बीन बॉम्बिंग गाजा रिलेंटलेसली, तब से वो अटैक कर रहे हैं, ठीक है ना। उनके अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जेनोसाइड का केस भी हो गया। ये बताओगे किसने किया है केस, ये अभी मैंने थोड़े दिन पहले क्वेश्चन कवर करवाया है, कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए, मैं नहीं बताने वाली ना, नहीं बताऊंगी। सब कुछ मैंने बता दिया तो एग्जाम में भी फिर मैं ही माइक खड़ा लगा के खड़ी हो जाऊंगी तुम्हारे पेपर के बाहर कि चलो सॉल्व करते हैं पेपर। व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ यूएस इजराइल टाइज, यूएस और इजराइल के टाइज की ओरिजिन क्या है। वो कह रहे हैं अभी तो बहुत अच्छे हैं कि अटैक हुआ, प्रेसिडेंट ने विजिट किया, उनको साथ दे रहे हैं उनका, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ। यूएस हैड सपोर्टेड द आइडिया ऑफ जूविश होमलैंड इवन बिफोर द स्टेट ऑफ इसराइल वाज डिक्लेयर्ड विद इन द हिस्टोरिकल पैलेस्टीन इन 1948। वो कह रहे हैं कि जब इसराइल बना भी नहीं था तब भी द आइडिया ऑफ होमलैंड फॉर जूस वाज सपोर्टेड बाय यूएस। एंड फिर इसराइल कब बना, 1948 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूएस इसराइल रिलेशनशिप, ठीक है ना। सबसे पहले हमें पता चल रहा है इसराइल कब बना, यूएस सपोर्टेड द आइडिया ऑफ अ जूइश होमलैंड। क्या कर रहे थे, जूइश होमलैंड का आइडिया जो है वो हमेशा सपोर्ट किया गया है। कहाँ पर, इन द स्टेट ऑफ किसने, यूएस ने सपोर्ट किया है, ठीक है ना। तो 1948 में इसराइल was declared within historical पैलेस्टीन, तो पैलेस्टीन के अंदर ही इसराइल डिक्लेयर किया गया। और विद इन 11 मिनट्स यूएस ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, ठीक है ना। यूएस रिकॉग्नाइज्ड इसराइल इन 11 मिनट्स ऑफ इट्स प्रोक्लेमेशन। मतलब उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमने इसराइल कंट्री बना दी है, ऐसी ही कंट्री बनती है, और 11 मिनट्स के अंदर अंदर ही यूएस ने रिकॉग्नाइज कर लिया था इसराइल को, ठीक है। अब यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है बैल्फोर डिक्लेरेशन की। तो यहाँ पे लिखेंगे बैल्फोर डिक्लेरेशन कब हुई, तो यहाँ पर 2 years after the Balfour Declaration in which British government declared its support for the creation of Jewish homeland in Palestine। तो 1919 के अंदर क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट declared its support for creation of a Jewish homeland in Palestine, ठीक है ना। The allied nations with the fullest occurrence of our government and people are agreed that in Palestine shall be laid the foundation of Jewish Commonwealth। In 1922-44 passed resolution endorsing Balfour Declaration। तो Balfour Declaration की US also endorsed, US कहता हम भी साथ दे रहे हैं, US endorsed Balfour Declaration, ठीक है ना। उसके बाद यूएस वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज, यहाँ पे लिख लेंगे यूएस रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट कंट्री, यूएस फर्स्ट कंट्री बना था जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है ना। उसके बाद दो यूएस ऑफर्ड, पर यूएस का भरोसा कैसे बढ़ा, ठीक है ना। जब स्विस वॉर में घुस गया था इसराइल तब इतना साथ नहीं दिया, ठीक है। बट इवेंचुअली 1967 वॉर के अंदर, वॉर में क्या किया, in which Israel defeated Jordan, Syria and Egypt all in 6 days and captured swaths of territories। मतलब बहुत सारी टेरिटरी जो है इन्होंने कैप्चर कर ली थी, ठीक है। तो फिर इस यूएस को भरोसा होगा, तो यूएस
तो यूएस का भरोसा इस पे हुआ, तो यूएस स्टार्टेड ट्रस्टिंग इजराइल, या स्टार्टेड लुकिंग, चेंज द आउटलुक, दिस वॉर लिखेंगे, यूएस आउटलुक चेंज्ड आफ्टर दिस वॉर। उनको लगा कि इसराइल जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, क्योंकि तब यूएसए वियतनाम में बिजी था, इसराइल की हेल्प नहीं करी, बट ये खुद ही अपनी वॉर जो है जीत गया था। ठीक है, उसके बाद एड जो है कितनी जाती है, $158 बिलियन एड यूएस इसराइल को देता है। ठीक है, जो एड मिलती है, पैसा मिलता है इसराइल को। ठीक है, और ये लोग अपना वेपन आयरन डोम है, आयरन डोम क्या है, आयरन डोम लिखेंगे, आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, इसराइल्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मतलब कुछ भी अटैक हो तो ये अटैक रोक लेता है, पूरे इसराइल में ये लगा हुआ है। ठीक है ना, और ये किसने बनाए, यूजेस पार्ट्स बिल्ट इन यूएस एंड सिस्टम इज फाइनेंस्ड इन पार्ट बाय द यूएस। ठीक है ना, तो आयरन डोम एक्चुअल में इस पे अटैक करना बहुत डिफिकल्ट है इसराइल पे, क्योंकि आयरन डोम एक्टिवेट हो जाता है और जो भी एयर से अटैक होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है वो। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हम चलेंगे आगे। एक वॉर और है, फ्रॉम द 1970 Yom Kippur War onwards, US has been solid military support. In 1973, after Israel was taken aback by the surprise Egypt and Syria, US supplies vital role। तो यहाँ पर जो योम किपुर वॉर थी, योम किपुर वॉर, सबसे पहला क्वेश्चन, ये वॉर हुई कब, when this war take place, 1973 में ये वॉर हुई। ठीक है, इसराइल was taken aback by surprise attack, क्या हुआ, सरप्राइज अटैक बाय इजिप्ट एंड सीरिया। क्या हुआ था, सरप्राइज अटैक हुआ इजिप्ट और सीरिया से। ठीक है ना, सप्लाईज प्रूव्ड वाइटल फॉर इसराइल टू पुश बैक द एनिमी ट्रूप्स फ्रॉम द ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स एंड सीनिया पेनिनसुला। ठीक है ना, तो यहाँ पर सरप्राइज अटैक किसने किया, इजिप्ट और सीरिया ने करा। ठीक है ना, तो तब मतलब वापस हेल्प करी यूएस ने और ये सब। हमें बस ये याद रखना है कि ये वॉर हुई कब थी। प्रोसिक्यूटिंग जर्नलिस्ट फॉर पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ पर क्या हुआ, गुजरात के अंदर एक जर्नलिस्ट के पास गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है ना, तो एफआईआर फाइल होगी, तो ये कह रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुलिस एक्शन initiated against journalist for the possession of confidential documents। ठीक है ना, और वो डॉक्यूमेंट्स कौन से थे, डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, दैट इज GMB। तो मेयर पोजेशन, वो क्या सही है गलत है, वो कह रहे हैं अगर पोजेशन में है, वो कोई भांडा फोड़ना चाहते हैं किसी का, तो ये तो गलत है। तो अब इसके ऊपर मतलब होगा, इस पे NLSAT वालों की ओपिनियन रेडी होनी चाहिए और AIAT वालों की। ठीक है ना, कि आपकी क्या ओपिनियन है कि यार सही है गलत है अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स हैं। रन फॉर यूनिटी ऑन पटेल्स एनिवर्सरी। ठीक है, कौन से 150th बर्थ एनिवर्सरी, 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, वो कब होती है, 29 अक्टूबर को होती है। और वो क्या कह रहे हैं कि इस इवेंट को, ठीक है ना, पटेल्स जन्म जयंती कोइंसाइड विद दिवाली, रन फॉर यूनिटी, क्या कह रहे हैं, रन फॉर यूनिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रन फॉर यूनिटी किसके बर्थ एनिवर्सरी के दिन हुआ। ठीक है, 2018 में 143rd बर्थ एनिवर्सरी पर PM unveiled world's tallest statue,
that is of Sardar Vallabhbhai Patel, that is Statue of Unity. ठीक है ना, तो यहाँ पर रन फॉर यूनिटी होगा उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर, भागो भागो। उसके बाद सेंटर वॉन्ट्स अगेंस्ट इलीगल डिजिटल पेमेंट गेटवेज, इलीगल इंडियन साइबर, लिखेंगे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, that is I4C, which functions under होम मिनिस्ट्री। ये किसके अंदर फंक्शन करता है, लिखेंगे फंक्शंस अंडर होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करता है, functions under home ministry, has issued alert against illegal payment gateway created by using मूल बैंक accounts by ट्रांसनेशनल। तो अब यहाँ पर इलीगल पेमेंट गेटवेज के साथ मिसयूज हो रहे हैं चीज़ों का। ये किसने बताया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने, I4C ने। फंक्शंस अंडर होम मिनिस्टर, जो I4C है इसकी फुल फॉर्म आ सकती है पेपर में, कहाँ किसके अंडर फंक्शन करता है, इनका इलीगल पेमेंट गेटवेज दूसरी कंट्री से चल रहे हैं, तो ये उन्होंने बताया कि भाई इससे थोड़ा सतर्क रहें, जैसे कि RTX पे, पोको पे, पीस पे, RP पे, ये सारे फ्रॉड हैं। जस्टिस KS पुट्टास्वामी, चैंपियन ऑफ प्राइवेसी, KS पुट्टास्वामी वाली जजमेंट पड़ी है, राइट टू प्राइवेसी वाली, द गाय हैज डाइड। जस्टिस KS पुट्टास्वामी डाइड, नोन फॉर चैलेंज आधार, ठीक है ना, राइट टू प्राइवेसी के लिए लड़े, ठीक है ना, चैलेंज्ड आधार, right to privacy. He is a former judge of Karnataka High Court, ठीक है ना। So justice, and after petitioner in Supreme Court, key petitioner had said Aadhaar project infringes upon right to privacy, लिखेंगे said Aadhaar project violates right to privacy which flows from Article 21 that deals with fundamental right to life। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या निकलेगा कि राइट टू प्रिवेसी कौन सी फंडामेंटल राइट से डिराइव होते हैं, आर्टिकल 21 से, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है ना। यहाँ से राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से क्या इवॉल्व होता है, क्या ऊपर उठता है, ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट उठता है, राइट टू प्रिवेसी का, ठीक है ना। KS पुट्टास्वामी की जो जजमेंट है, The 9 judge bench agreed with the retired judge in unanimous judgment in August 2017, ठीक है ना। तो 2017 सुप्रीम कोर्ट agreed with him कि right to privacy is a fundamental right। तो this was the guy, इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा। दिस इज अ PYQ, अगर ऐसे किसी जज ने बहुत ज़्यादा काम किया हो तो क्वेश्चन आता ही आता है 100%। चलिए आगे चलेंगे। साउथ अफ्रीका फाइल्स एविडेंस फॉर जेनोसाइड, साउथ अफ्रीका ने किसके अगेंस्ट केस किया हुआ है। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, अगर आप एक क्लास, एक ग्रुप के लोगों को बिल्कुल खत्म करना चाहते हो, तो यहाँ पर इसराइल पे क्या है कि ये गाजा के अंदर जो कर रहा है, पैलेस्टीनियंस को खत्म कर रहा है, दिस इज रॉन्ग। साउथ अफ्रीका ने केस कहाँ पे फाइल किया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे, द हेग, नेदरलैंड्स में। उसके बाद सीरिया नेम्ड स्किपर, कैप्टन, तो सलीमा टेटे कैप्टन of India in Women's Asian Championship Trophy Hockey।
ठीक है। उसके बाद व्हाट चैलेंजेस डज इंडिया फेस इन फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स। फर्टिलाइजर्स जो क्रॉप पे डालते हैं ये कहाँ से आते हैं? विद द क्राइसिस continuing in Ukraine and Gaza, experts and policymakers are concerned about further increase in prices of components used for making petroleum-based chemical fertilizers. ठीक है, chemical fertilizers में और बढ़ सकता है, ठीक है ना, और कमी भी आ रही है, ऐसा बोला जा रहा है। इंडिया के पास इतने ज़्यादा है नहीं है, 50 to 60% इम्पोर्ट होता है हमारा फर्टिलाइजर। तो अगर इस पर और न्यूज़ आएगी तो हम नोट करेंगे। दैट्स इट गाइज। आई नो 27th एंड 28th इज पेंडिंग, बहुत जल्दी मैं खत्म कर दूंगी, ठीक है, बैकलॉग। दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डू कमेंट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।